नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 बड़ी तेजी से पास में आ रहा है और हम कोशिश करें स्ट्रैटेजिकली हिट करने की कि क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। आप पुराने जब क्वेश्चंस देखेंगे मतलब पीवाईक्यूज में जब आप जाएंगे तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म हमने देखा, इन्वायरमेंटल या क्लाइमेट टेक्नोलॉजी। ये क्यों आज हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं? क्योंकि देखिए, आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते, सब कुछ पढ़ना भी नहीं चाहिए। पर क्या मैं उन एक दो क्वेश्चंस या तीन क्वेश्चंस जो आते हैं, क्या मैं अपने आधे घंटे के लेक्चर में या इस पीडीएफ से उसको ढूंढ सकता हूं? कई बार देखा जाता है, अगर हम आपको सही बताएं तो इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजी को अगर हम थोड़ा सा डिसाइफर करें आपके लिए तो समझिएगा, अगर मैं कहीं लिखा हूं इन्वायरमेंट या क्लाइमेट टेक्नोलॉजी, तो इसका मतलब है सवाल किस जेनर का आ सकता है ये समझिएगा। कई बार वो आपसे जियो इंजीनियरिंग के ऊपर सवाल पूछ लेते हैं, आप धरती की व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, आप बादल बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सन का रेडिएशन कम आए, ये जियो इंजीनियरिंग या क्लाइमेट इंजीनियरिंग का पार्ट बन जाता है। कई बार हम लोग एनर्जी की बात करते हैं कि क्या एनर्जी अगर मैं सस्टेनेबल सोर्सेज से निकालूं तो वो भी मेरे इन्वायरमेंट में, मेरे क्लाइमेट में मदद कर सकती है? जी हाँ, वो भी एक जवाब हो सकता है। क्या हम लोग मॉनिटरिंग कर सकते हैं? जैसे ईडीएनए करके सवाल आया था, इन्वायरमेंटल डीएनए करके सवाल आया था, जो हम जाकर जगह जगह से हम लोग कलेक्ट करते थे डीएनए और उसको विश्लेषण में डालते थे, उसको एनालिसिस करते थे। ऐसी तमाम चीजें हो सकती हैं जो कि मेरे इन्वायरमेंटल क्लाइमेट टेक्नोलॉजी में आ सकती है। वाटर फिल्ट्रेशन से लेकर एनर्जी के स्टोरेज तक, सन की एनर्जी हार्नेस करने से लेकर विंड की एनर्जी तक, ऐसे तमाम सवाल हो सकते हैं। अब यहां पे भी 100-150 चीजें पढ़ाई जा सकती हैं। पर पिछले 1.5-2 सालों में जो बार बार न्यूज में रहा है, लगातार न्यूज में रहा है, आइए एक बार उस पर हम लोग अपनी कुछ ना कुछ दृष्टि डाल लेते हैं, ताकि आपके लिए भी आसान हो सके और अगर एग्जाम में हिट कर गया तो आपको फायदा हो सकता है। स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। आइए देखते हैं कि क्या है हमारे पास। जो सबसे बड़ा और पेचीदा सवाल पिछले कई सालों से एक यक्ष क्वेश्चन बनकर बैठा हुआ है, वो ग्रीन हाइड्रोजन की बात है। और इसके लिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि आप आज से नहीं, इसको बहुत समय से पढ़ रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन का हमारे पास एक नेशनल मिशन भी है, जिसमें हमने कसम खाई है कि भाई हम 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का एनुअल प्रोडक्शन करेंगे, जिसके लिए हमें 60 से 100 गीगावाट तक का इलेक्ट्रोलाइजर कैपेसिटी भी बनाना पड़ेगा और 125 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का कैपेसिटी जो हम ग्रीन हाइड्रोजन के लिए निकालना चाहते हैं। मतलब हम ग्रीन हाइड्रोजन आज इसलिए और इंपॉर्टेंट देख रहे हैं क्योंकि हमारे पास तेल का संकट बना हुआ है, और जब तक तेल और गैस का संकट बना रहेगा आपको खुद की चीजें ढूंढनी पड़ेगी। भाई पानी है, हाइड्रोजन निकाला जाए, जॉब्स भी आएंगी, सब कुछ आएगा। और ग्रीन है सर, इसमें कोई भी एमिशन नहीं होता, नो एमिशन इफ यू यूज ग्रीन हाइड्रोजन, कोई एमिशन नहीं होता है। बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में तो आप वाटर निकाल रहे हैं। तो सवाल आपसे कैसे पूछते हैं कि भाई ग्रीन हाइड्रोजन कोई ना कोई एमिशन कर रहा है। सर एमिशन क्यों करेगा? अब एमिशन तो इंजन के हो सकते हैं, थर्मल एमिशन हो सकता है, पर कोई ऐसा ग्रीन हाउस गैस बोलकर कोई एमिशन इसमें नहीं होता है। वैसे ही हम आपको बताएं तो बहुत सारे तरीके के हाइड्रोजन हमारे पास अवेलेबल है। अभी तक हमने इसके ऊपर सवाल देखा नहीं, आ सकता है। ग्रीन हाइड्रोजन आपको पता चल चुका है कि मैं इलेक्ट्रोलिसिस करूंगा। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब पानी में करंट दौड़ाऊंगा, और वो जो करंट आ रहा होगा, वो इलेक्ट्रिसिटी जो आ रही होगी, वो किसी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से आ रही होगी, तभी मैं इसको ग्रीन हाइड्रोजन बोलता हूं। पर इलेक्ट्रोलिसिस में करूं और जो मैं यूज कर रहा हूं अपना इलेक्ट्रिसिटी निकालने का सोर्स, वो अगर नेचुरल गैस हो तो ग्रे हाइड्रोजन है, वो अगर नेचुरल गैस के साथ में कार्बन कैप्चर कर रहा हूं तो ब्लू हाइड्रोजन है, कोयले से मैं एनर्जी निकालकर इलेक्ट्रोलिसिस कर रहा हूं तो ब्लैक हाइड्रोजन है, न्यूक्लियर एनर्जी में यूज कर रहा हूं, इलेक्ट्रोलिसिस कर रहा हूं तो पिंक हाइड्रोजन है, अगर मैं नेचुरल गैस को यूज करके पायरोलिसिस यूज कर रहा हूं, किसी चीज को बिना ऑक्सीजन के हीट कर रहा हूं तो टर्कोई हाइड्रोजन है, और सोलर एनर्जी को यूज कर रहा हूं तो येलो हाइड्रोजन है। येलो हाइड्रोजन इसी का सबसेट हो जाता है ग्रीन हाइड्रोजन का ही। अभी तक इस पे सवाल बना नहीं है, पर आई फील पिंक हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट। यहां लोग परेशान होंगे, इसको ओशन से जोड़ने लगेंगे, पर इसका मतलब है कि आप स्टीम बना रहे हैं, नेचुरल गैस को यूज कर रहे हैं और कार्बन कैप्चर कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर कार्बन रिलीज होगा, आप उसको कैप्चर कर रहे हैं। जहां कैप्चर नहीं करेंगे वहां ग्रे हाइड्रोजन है, जहां कैप्चर करेंगे वहां ब्लू हाइड्रोजन है, क्योंकि आप इसको एक अच्छा स्वरूप दे रहे हैं, कार्बन को कैप्चर कर रहे हैं। आपको हम ये भी बता दें, एक बहुत इंपॉर्टेंट, हर साल लगभग इस पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन हमको बनते हुए दिखता है, ऑल्टरनेट ईयर में तो आ ही जाता है। और जब भी हम इसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं एक फ्यूल सेल की।
आपको घबराना नहीं है, कहीं भी टर्म आए ना फ्यूल सेल, तो आप समझिए कि एक ऐसा अरेंजमेंट बना हुआ है फ्यूल सेल का, जिसमें है क्या, दो चैम्बर बने हुए हैं, एक चैम्बर इधर है, एक चैम्बर इधर है। यहां पे एक एनोड है और एक कैथोड है। पहले वाले चैम्बर में मैंने हाइड्रोजन गैस का इनपुट दे रखा है, भर रखा है हाइड्रोजन गैस को, और इसके साथ मैं यहां पे प्लैटिनम ऐड कर देता हूं, जो कि एक कैटलिस्ट का काम करता है। अब हाइड्रोजन के साथ मैंने प्लैटिनम एज ए कैटलिस्ट जोड़ा है, तो हाइड्रोजन टूटेगा। किसमें टूटेगा? हाइड्रोजन अपने H प्लस आयन में टूटा और इलेक्ट्रॉन में टूटा। H प्लस आयन और इलेक्ट्रॉन में टूटा। मैंने बीच में एक सेमी परमिएबल, एक पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन बना रखा है, जिससे हाइड्रोजन तो पास हो सकता है, पर जो यहां पे टूटा है हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन, उसमें इलेक्ट्रॉन को मैं पास नहीं होने दूंगा, उसको यहीं इकट्ठा करूंगा। कहां पर? एनोड पर। दूसरे चैम्बर में मैंने ऑक्सीजन भर रखा है, यहां पे भी मैंने प्लैटिनम डाल रखा है, और जैसे ही हाइड्रोजन आयन आकर ऑक्सीजन से जुड़ता है, कैटालिसिस एक बना हुआ है, वहां एक रिएक्शन होता है और आप देखेंगे कि वाटर बन जाता है, H2+O बनकर पानी बन जाएगा। पर मैंने यहां से एक सर्किट बना दिया, एनोड से जोड़ दिया कैथोड की तरफ, कि जितने इलेक्ट्रॉन हैं सब इस मेम्ब्रेन से नहीं निकलो, तुम इस वायर से इधर की तरफ जाओ। किसी भी अगर मेटल में, वायर में अगर इलेक्ट्रॉन चलता है तो वो करंट पैदा करता है। जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाने लगता है, क्या बनने लगता है? करंट बनने लगता है। करंट बन गया मेरा। यह है फ्यूल सेल का तरीका। पर मुझे हाइड्रोजन इसके लिए पहले चाहिए। क्या आज व्यवस्थाएं मेरे पास ऐसी हैं जो मैं हाइड्रोजन भर भर के बना सकूं? नहीं सर, हाइड्रोजन बनाना अपने आप एक बहुत महंगा सौदा है। इसीलिए लोग आज फ्यूल सेल को कम यूज करके लिथियम आयन को यूज करते हैं, क्योंकि लिथियम आयन बार बार रिचार्जेबल है, एनर्जी डेंसिटी अच्छी मिलती है, टॉर्क अच्छा देता है लिथियम आयन, और रिचार्ज हो सकता है। छोटे स्पेस में आपने बहुत कुछ पैक कर रखा है, एनर्जी डेंसिटी ज्यादा है। पर फ्यूल सेल में बार बार हाइड्रोजन भरो, हाइड्रोजन कहां से लेकर आए? अब वो ग्रीन हाइड्रोजन होगा तब तो हम रिन्यूएबल बोलेंगे, नहीं तो रिन्यूएबल भी नहीं बोल सकते। इसीलिए फ्यूल सेल के ऊपर क्वेश्चन बना हुआ है। आपने देखा इसमें कोई ग्रीन हाउस गैस एमिशन नहीं हो रहा है, आप इसमें देख सकते हैं आराम से, कोई ग्रीन हाउस गैस एमिशन नहीं हो सकता। इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी हम निकाल रहे हैं। लिथियम आयन में हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में प्रोड्यूस कर रहे हैं, यहां पे हम इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में प्रोड्यूस कर रहे हैं। बड़ी जगह लेगा, कम जगह लेगा लिथियम आयन, और बार बार मुझे हाइड्रोजन का यहां पे फिलिंग करना पड़ेगा। एक और हम आपको नाम देना चाह रहे थे, जो कि एक नई एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी आ गई है। आप सोलर सेल्स को यूज तो करते आ रहे होंगे, देखे होंगे फोटोवोल्टेइक सेल्स को। ये मान लीजिए फोटोवोल्टेइक सेल्स है जो सिलिकॉन बेस्ड है। आपको बता दें, आज एक और ऐसा ही मटेरियल बना हुआ है जिसका नाम है पेरोव्स्काइट। पेरोव्स्काइट पेरोव्स्काइट एक तरह का क्रिस्टल अरेंजमेंट होता है। कहते हैं कि एनी कंपाउंड दैट शेयर्स द सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर एज द मिनरल पेरोव्स्काइट, जो कि है CaTiO3, जो भी ऐसा स्ट्रक्चर शेयर करता है, ऐसा बनाता है, उसको हम बोलते हैं पेरोव्स्काइट मटेरियल। हम आज सोलर सेल की जगह, सिलिकॉन की जगह पेरोव्स्काइट यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखा जाता है कि ज्यादा फ्लेक्सिबल है, वेट लाइट है, कॉस्ट बहुत कम है। हालांकि ड्यूरेबिलिटी पे सवाल बनता है, और कन्वर्जन एफिशिएंसी की, जितना सोलर एनर्जी आप पा रहे हैं, कितना कन्वर्ट कर पा रहे हैं, इन दोनों का ही लगभग कन्वर्जन एफिशिएंसी एक जैसा ही है। पर फ्लेक्सिबल है, सस्ता है, और कहीं पे भी लगाया जा सकता है, लाइट वेटेड होता है। ये पेरोव्स्काइट मटेरियल है जिससे कि हम आज अपना सोलर एनर्जी निकाल रहे हैं। तो टर्म आपको पेरोव्स्काइट भी पूछा जा सकता है कि पेरोव्स्काइट क्या है, किसके कॉन्टेक्स्ट में है। पेरोव्स्काइट सोलर सेल के कॉन्टेक्स्ट में है, जहां पर सोलर सेल हम कुछ ऐसे अरेंजमेंट में रखे हैं, ऐसे कंपाउंड के क्रिस्टल के अरेंजमेंट में है, जो रिजेंबल करता है CaTiO3 को। पेरोव्स्काइट। हमारा अगला जो टॉपिक है, या जो अगला हम एक टर्म आपको देना चाहते हैं, वो है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी की होड़ में तो चल रहे हैं, पर रिन्यूएबल एनर्जी क्या सन 24 घंटे मिलेगा? क्या विंड 24 घंटे चलेंगी? नहीं चलेंगी। मतलब इनका एक लिमिटेशन होगा। जब तक चल रही है ग्रिड को पावर जा रहा है, जब नहीं चलेंगी तब क्या? ग्रिड सूना तो नहीं रहेगा, ग्रिड में कहीं तो कहीं पावर डालना पड़ेगा। इसीलिए सरकार ने और बाकी लोगों ने सोचा कि हमें एक बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बनाना होगा। एक पूरा घर है जो बैटरी से भरा हुआ है। जब सौर ऊर्जा आ रही है, सोलर एनर्जी आ रही है, तो इसको चार्ज करो, अच्छे से चार्ज करो इसको। इस पूरे को ठंडा रखो, क्योंकि गर्मी बहुत होगी, इतना बैटरी लगा हुआ है।
जैसे ही लाइन कटे या सोलर एनर्जी गायब, विंड एनर्जी गायब, ये क्या करेगा, अपने यहां से चार्ज बंद करके डिस्चार्ज होता हुआ एनर्जी भेजेगा ग्रिड को। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ग्रिड की कंटिन्यूटी बनी रहे। आज भारत में इसको यूज किया जा रहा है। आपको बता दें कि न्यू दिल्ली में पहला भारत का कमर्शियल बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बनाया गया है। अब सवाल है कि भाई ये क्यों चाहिए? क्योंकि ग्रिड की कंटिन्यूटी चाहिए हमें। इसमें कौन सी बैटरीज यूज हो सकती हैं, ये अगला सवाल बनेगा। बहुत आसानी से याद रखिएगा कि अपने आप को रोकना नहीं है। लिथियम आयन यूज कर सकते हैं, फ्लो बैटरीज जो कि वेनेडियम यूज करती हैं वो भी इसमें हो सकती हैं, सोडियम सल्फर की बैटरी हो सकती है, लेड एसिड की बैटरी जो आपके घरों में इन्वर्टर में होती है वो भी हो सकती हैं, सॉलिड स्टेट हाई डेंसिटी वाली एनर्जी वाली इसमें भी बैटरी हो सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो आपका हाथ यहां ना रुके कि नहीं नहीं सर लिथियम आयन इसमें कैसे यूज करेंगे, इससे तो बड़ी बड़ी बैटरीज लगेंगी। नहीं, लिथियम आयन भी आप यूज कर सकते हैं। हम आपका रुझान एक दूसरे टॉपिक पे लेके जाना चाहते हैं जो ऑलरेडी पूछा भी हुआ है। ये एक तरह का क्लाइमेट टेक्नोलॉजी हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज। पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज, और सिंपल सी बात है कि जब तक लाइट है आपके पास तो आप क्या करेंगे, एक नीचे रिजर्वॉयर कोई बना हुआ है, यहां पे मेरे सारे तमाम जनरेटर मोटर लगे हुए हैं, और जब तक सोलर एनर्जी है हम क्या कर रहे हैं, इससे पानी ऊपर कहीं चढ़ा रहे हैं। हम इससे पानी ऊपर कहीं चढ़ा रहे हैं जहां पे एक लार्ज टैंक है, एक रिजर्वॉयर है जहां पर हम इसको स्टोर करते जा रहे हैं। तो जब लाइट है यहां टरबाइन घूमेगा और पानी ऊपर ले जाएगा, तो बिजली भी बन रही है और पानी भी ऊपर जा रहा है, सोलर एनर्जी है। जब बिजली नहीं है, बिजली कट गई, तब क्या होगा? जब बिजली कट गई है तब रात हो गई है या फिर अब सोलर एनर्जी नहीं चल रहा है, तो पानी वापस से नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि अभी ऊपर नहीं जा सकता तो नीचे आएगा। जैसे नीचे आएगा वापस से टरबाइन को घुमाएगा, और जैसे टरबाइन को घुमाएगा वापस से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। इसको बोलते हैं पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज का तरीका। इसी तरीके पे एक और चीज याद रखिएगा, इसको बोलते हैं ग्रेविटी। इसको बोलते हैं ग्रेविटी एनर्जी स्टोरेज। ग्रेविटी एनर्जी स्टोरेज, ग्रेविटी एनर्जी स्टोरेज। जब तक लाइट है वेट को ऊपर ले जाइए, बिजली भी बन रही है, वेट ऊपर भी अपने आप उठेगा, आप उठाइए मोटर से अपने आप, क्योंकि बिजली तो सोलर से बन रही है। जब सोलर हटा, विंड हटा, तो वेट को नीचे आने दीजिए। वेट जैसे ही नीचे आएगा वापस से पुल करेगा, टरबाइन घूमेगा, वापस से इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। इसको हम बोलते हैं ग्रेविटी एनर्जी स्टोरेज, जिसमें पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटी का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आपने देखा कि एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बहुत तरीके के हो सकते हैं। मेरे पास इलेक्ट्रोकेमिकल बैटरीज भी हो सकती है जिसमें आप लिथियम आयन यूज कर सकते हैं, सोडियम सल्फर भी आप यूज कर सकते हैं, बहुत चीज हो सकता है। मेरे पास फ्लो बैटरीज भी हैं जिनको हम बोलते हैं कि लॉन्ग ड्यूरेशन स्टोरेज होती हैं। फ्लो बैटरीज में सेपरेट लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट रहता है। कंप्रेस्ड एनर्जी स्टोरेज का मतलब है जहां पे आप स्टोर कर रहे हैं, एयर को कंप्रेस करके कहीं अंडरग्राउंड केव में स्टोर कर रहे हैं, जब तक लाइट है अंदर स्टोर हो रहा है, और वापस से झटके से हवा निकलेगी, टरबाइन घुमाएगी, जब आपको लगेगा कि भाई अब रिन्यूएबल एनर्जी नहीं, तो वापस से निकलेगी। मेरे पास फ्लाईव्हील भी है, मेरे पास थर्मल स्टोरेज भी है। तो याद रखिएगा, दे वुड आस्क यू अ क्वेश्चन कि कहां कहां कैसे हम लोग अपना बैटरी स्टोरेज के लिए या एनर्जी स्टोरेज के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। इसको याद रखिएगा। यहां पर पम्प्ड वाटर भी हो सकता है, ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है। हमारे पास में ग्रेविटी स्टोरेज भी हो सकता है, ये अभी तक पूछा नहीं गया है। हमारे पास में थर्मल स्टोरेज भी हो सकता है, हमारे पास में कंप्रेस्ड एयर स्टोरेज भी हो सकता है। ये तमाम चीजें हैं। तो आपको क्या वर्ड देखना है? स्टोरेज। क्या पूछना चाह रहा है कि क्या एनर्जी स्टोर हो पा रही? जी हाँ, अगर हो पा रही है तो तमाम चीजें हैं जिससे एनर्जी स्टोर होगी, और एनर्जी स्टोर होके हम लोग देखेंगे कि कैसे आपका एनर्जी वापस से बन सकती है। तो ये आपका याद रखिएगा आइडिया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ हैविंग सेड दिस, आगे आइए देखते हैं थोड़ा। अच्छा, हम लोग जब इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजी का बात करते हैं तो एक बहुत कॉमन टर्म है, कई बार लोग इससे परेशान होते हैं कि सर ये कैसे होगा, क्या होगा। हम आपको एक बहुत कॉमन चीज बता रहे हैं, वेस्ट टू एनर्जी पिछले 10 सालों में 3 से 4 बार पूछा गया है। वेस्ट टू एनर्जी, स्वाभाविक सी बात है कि वेस्ट होगा कहीं पर, इससे आप कुछ ना कुछ तरीकों से एनर्जी निकालते हैं, आपका इलेक्ट्रिसिटी या फ्यूल या हीट या बायोगैस बनता है।
हम कुछ आपको टर्म देना चाहते थे, जैसे इंसिनरेशन आपके लिए बहुत आसान है, बर्निंग करना वेस्ट को एट हाई टेम्परेचर, इलेक्ट्रिसिटी बनता है। एक तरीका गैसिफिकेशन है, जहां पर आप किसी चीज को गैस में पहले कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्टिंग वेस्ट इनटू सिंथेटिक गैस, सिन गैस जिसको आप बोलते हैं। सिन गैस अगर कहीं लिखा है तो सिन गैस का क्या मतलब होता है? मिक्सचर ऑफ मेनली हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड को हम बोलते हैं सिन गैस। हाइड्रोजन ऑन कार्बन मोनोऑक्साइड के हम एक सिंथेसिस को बोलते हैं सिन गैस, जो कि गैसिफिकेशन ऑफ कार्बन कंटेनिंग मटेरियल से बनता है। अब इस गैस को मैं यूज करता हूं एज अ फ्यूल। ये इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोग एक सिंथेटिक गैस बना लिए, इस गैस को कहीं स्टोर कर लीजिए, ये हाई हीट देकर बन जाता है। अब इसको हम वापस से यूज कर सकते हैं, ये कैलोरीफिक वैल्यू देगा, एनर्जी देगा। हमारे पास पायरोलिसिस एक तरीका है जो कि थर्मली डिकम्पोजिंग होता है वेस्ट को इन कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस फ्यूल। हम पायरोलिसिस करके भी फ्यूल बनाते हैं। अगर आप इस इमेज को देख रहे थे तो हमने स्ट्रॉ किया, स्ट्रॉ को हमने हीट किया विदाउट ऑक्सीजन और हमने यहां पर फ्यूल निकाल दिया। तो कुछ जगहों पे वेस्ट टू एनर्जी से हम फ्यूल बनाते हैं, जैसे पायरोलिसिस हो गया, गैसिफिकेशन हो गया, इससे हम फ्यूल बनाते हैं। इस फ्यूल को मैं आगे चलकर यूज कर सकता हूं। कुछ जगह पे बायोगैस भी बनता है, जैसे मैन्योर हो गया, वेस्ट वाटर स्लज हो गया, इसको हम एनारोबिक डाइजेशन, हाइड्रोथर्मल लिक्विफैक्शन से बायोगैस भी बनाकर स्टोर कर सकते हैं। कुछ जगहों पे डायरेक्टली हीट करके मैं इलेक्ट्रिसिटी भी निकाल सकता हूं। तो याद रखिएगा, दे वुड आस्क यू, एनारोबिक डाइजेशन का मतलब होता है ब्रेकिंग डाउन ऑर्गेनिक वेस्ट यूजिंग माइक्रोब्स विदाउट ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस बायोगैस। यहां बायोगैस बना रहे हैं। हाइड्रोथर्मल लिक्विफैक्शन, कन्वर्टिंग वेट ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू लिक्विड फ्यूल। हाइड्रोथर्मल लिक्विफैक्शन कहां यूज होता है? हम कन्वर्ट करते हैं वेट ऑर्गेनिक वेस्ट को लिक्विड फ्यूल में यूजिंग हाई हीट एंड प्रेशर इन वाटर। टॉरिफैक्शन अभी तक नहीं पूछा गया है, टॉरिफैक्शन पूछा जा सकता है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां पे माइल्ड हीट ट्रीटमेंट होता है बायोमास का 200 से 300 डिग्री सेल्सियस पे, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस अ ड्राई एनर्जी डेंस सॉलिड सिमिलर टू कोल। जैसे आप बोलते हैं बायोचार बनाना। बायोचार कोयला नहीं है। किसी भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट को अगर मैं बस इस हद तक हीट कर रहा हूं कि वो कुछ ऐसा अध जला सा रह जाए, उसको हम बोलते हैं टॉरिफैक्शन, और उसके तहत हम बायोचार बना रहे हैं। एक टर्म ऐसे ही हम आपको देना चाह रहे थे, रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर। देखिए क्या है कि टेक्नोलॉजी में, क्लाइमेट टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी, बहुत सवाल आते हैं। क्या एक ऐसी टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पर हम सिर्फ गर्मी पैदा करते हुए, रेडियो एक्टिविटी से जो गर्मी पैदा हो रही उसी से एनर्जी निकाल दें? जी हां, रेडियो आइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर कुछ ऐसा ही काम करते हैं। ये सीबेक इफेक्ट पे काम करते हैं। सीबेक इफेक्ट ये क्या है? ये थर्मो इलेक्ट्रिक फेनोमेना होता है जहां पर किसी भी एक कंडक्टर या सेमीकंडक्टर का मैं टेम्परेचर ज्यादा करता हूं और दूसरे कंडक्टर या सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर कम रहता है। और जैसे ही मैं देखता हूं कि एक हॉट बॉडी है, एक कोल्ड बॉडी है, इलेक्ट्रॉन अपने आप हॉटर से कूलर रीजन की तरफ जाता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है वैसे ही करंट प्रोड्यूस होता है। आज बड़े बड़े सैटेलाइट्स में हम इसी रेडियो आइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर को यूज करते हैं। तो इसमें जो हम यूज कर रहे हैं वो एक रेडियो मटेरियल है या रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। वो अपने आप रेडियो एक्टिव डीके करता जा रहा है, इसीलिए गर्म होता जा रहा है। जो कूलर में रखा हूं मेटल, वो रेडियो एक्टिव नहीं है, इसीलिए करंट फ्लो करके हॉटर से कूलर रीजन में आता है। ठीक है, हम आपके लिए दो और टर्म लेकर आए हैं जो अभी तक इस एग्जाम से बहुत दूर हैं, पूछा नहीं गया है, पूछा जा सकता है। न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन, न्यूक्लियर थर्मल प्रोपल्शन। आज हम देखते हैं कि जब हम जेट्स में फ्यूल यूज करते हैं तो बड़ी मात्रा में धुआं भी होता है और बड़ी मात्रा में वो आपका वेस्टेज भी बनाते हैं, ग्रीन हाउस गैस बढ़ता है, इतना आप रॉकेट फोड़ रहे हैं। क्या हम न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर सकते हैं प्रोपल्शन के लिए? क्या हम न्यूक्लियर थर्मल प्रोपल्शन दे सकते हैं? आपका हमें अगला 1 मिनट चाहिए। याद रखिएगा, न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन और न्यूक्लियर थर्मल प्रोपल्शन में फर्क क्या है? इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन का मतलब है कि मैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा हूं फ्रॉम न्यूक्लियर रिएक्टर टू प्रोपेल द इलेक्ट्रिक थ्रस्टर्स। थ्रस्टर मतलब जो नीचे थ्रस्ट देगा, उसमें मैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा हूं यूजिंग न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर थर्मल प्रोपल्शन डायरेक्ट हीटिंग कर रहा हूं प्रोपेलेंट का बाय द रिएक्टर हीट। रिएक्टर से जो हीट बन रहा है उसको डायरेक्टली मैं यूज कर रहा हूं और थ्रस्टर यूज कर रहा हूं, थ्रस्ट दे रहा हूं।
यहाँ पे रिफ्यूलिंग का रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर, क्योंकि प्रोपेलेंट आपको चाहिए, इसलिए यहाँ पर प्रोपेलेंट का रिक्वायरमेंट दिखता है, क्योंकि आप प्रोपेलेंट को हीट कर रहे हैं। मिशन ड्यूरेशन आपको बता दें, अगर आप इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन यूज कर रहे हैं तो लगातार आप मिशन चला सकते हैं। यहाँ पर शॉर्टर मिशन एक बार प्रोपेलेंट झटका थ्रस्ट देने के लिए होता है। स्पेसिफिक इंपल्स यहाँ हाई है, यहाँ कम है। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत हाई है यहाँ पर, और यहाँ पे थोड़ी लोअर हो जाती है क्योंकि प्रोपेलेंट आप यूज करते हैं। ऑपरेशनल कॉस्ट कम है, कोई रिफ्यूलिंग नहीं चाहिए, यहाँ पे बार बार रिफ्यूलिंग चाहिए होता है, स्टोरेज चाहिए होता है। इसका पोटेंशियली लोअर एनवायरमेंटल इंपैक्ट इसका थोड़ा हाई है, क्योंकि आप रेडियो एक्टिव चीजें यूज कर रहे हैं, प्रोपेलेंट यूज कर रहे हैं। अगर आपको बहुत बड़े बड़े स्टेशन चलाने हैं स्पेस में तो उसके लिए इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन काम आता है, और थर्मल प्रोपल्शन में आप लेस सुटेबल ड्यू टू लोअर थ्रस्ट कंट्रोल है। एक बार थ्रस्ट दे दिया फिर उसके बाद कंट्रोल आपका रहता नहीं है। ये दोनों फर्क यहाँ याद रखिएगा। तो इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सैटेलाइट को चलते रहने देना चाहिए। मतलब जैसे आज आप बहुत सारे सैटेलाइट्स इनको छोड़ चुके हैं, वो दूर मिशन में जा रहे हैं, क्या यूज कर रहे होंगे, कुछ ऐसे ही आपके थर्मल चीजों को यूज कर सकते हैं, जो कि प्रोपेल्ड किससे हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन से। इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन लंबे समय के लिए। जब आप थर्मल प्रोपल्शन का बात करते हैं तो मतलब आप डायरेक्टली हीट को यूज कर रहे हैं, पर यहां पर आप इलेक्ट्रिसिटी पहले बना रहे हैं, आयरन थ्रस्टर्स बन रहे हैं, वो यूज कर रहे हैं। हम आपको छोटा सा और टॉपिक एक बताना चाहते थे, और ये आप ऑलरेडी जानते हैं, कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। अच्छा खासा बजट का पैसा दिया गया है इसके लिए, तो सवाल तो बनेगा ही बनेगा। भाई कार्बन कैप्चर करो, कंप्रेस करो, ट्रांसपोर्ट करो और जमीन के अंदर स्टोर कर दो, या जहां पे केव हो, नमक का गुफा हो, नमक की परत हो, उसके नीचे सेव कर दो। क्या क्या तरीके हो सकते हैं सुनिएगा। पोस्ट कंबस्शन कैप्चर, कार्बन डाइऑक्साइड को फ्लू गैस जो कि चिमनी से निकलती है उससे अलग करिए। केमिकल सॉल्वेंट्स यूज करिए। एमईए मोनो इथेनॉल अमाइन का यूज कर सकते हैं आप, केमिकल सॉल्वेंट है, आप इसको यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर सकते हैं। प्री कंबस्शन कैप्चर, पहले फ्यूल को कन्वर्ट करिए हाइड्रोजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बिफोर कंबस्शन में, कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर लीजिए, हाइड्रोजन क्लीन फ्यूल तरह निकल जाएगा। ऑक्सी फ्यूल कंबस्शन बर्न्स फ्यूल इन प्योर ऑक्सीजन इंस्टेड ऑफ एयर। कंसंट्रेटेड कार्बन डाइऑक्साइड की स्ट्रीम बनेगी, उसको इजी है कैप्चर करना, तो आप एक काम करिए, ऑक्सीजन में जलाइए, प्योर ऑक्सीजन में, हवा यूज मत करिए। डायरेक्ट एयर कैप्चर, ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ है, कैप्चर करना है कार्बन डाइऑक्साइड को डायरेक्टली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। वो एटमॉस्फेयर में डायरेक्टली एयर कैप्चर करना है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है आपको। मोस्ट एक्सपेंसिव बट कैन वर्क एनीवेयर। अब इसके लिए मुझे चिमनी की सरकार नहीं है, कहीं भी मैं इसको यूज कर सकता हूं। नेचुरल गैस स्वीटनिंग भी एक तरीका होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना फ्रॉम नेचुरल गैस ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग इस समय ही नेचुरल गैस से कार्बन डाइऑक्साइड को हटा लीजिए, उसको बोलते हैं नेचुरल गैस स्वीटनिंग। मेम्ब्रेन सेपरेशन, सेमी इम्परमिएबल मेम्ब्रेन को यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को फिल्टर करने के लिए फ्रॉम गैस स्ट्रीम्स। प्रेशर, वैक्यूम, स्विंग एड्सॉर्प्शन, पीएसए वीएसए भी आप यूज कर सकते हैं, कैप्चर्स कार्बन डाइऑक्साइड यूजिंग सॉलिड सॉल्वेंट्स अंडर प्रेशर साइकिल्स। केमिकल लूपिंग कंबशन भी होता है, कैल्शियम लूपिंग भी होता है, क्रायोजेनिक सेपरेशन भी होता है। हम आपको टर्म दे रहे हैं क्योंकि टर्म बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इन तमाम चीजों से आप कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर सकते हैं। उसके बाद क्या करें, अब आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। कार्बन कैप्चर किया तो यूटिलाइज कर लीजिए, कहां, ऑयल रिकवरी के लिए, इनहैंस्ड ऑयल रिकवरी के लिए इसको ऑयल फील्ड्स में डालिए, अपने आप आपको लगेगा कि वाह मेरा तो अच्छा खासा ऑयल बन रहा है यहाँ पर। सिंथेटिक फ्यूल आप इसे डायरेक्टली बना सकते हैं। कंक्रीट कंस्ट्रक्शन मटेरियल में आप यूज कर लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड को आप यूज कर सकते हैं मिनरलाइजेशन के लिए, बिल्डिंग मटेरियल के लिए, कार्बन क्योर जैसे कि एक है, आप कार्बोनेट बना देंगे यूज करके। कार्बन डाइऑक्साइड से केमिकल प्रोडक्शन आपका यूरिया पॉलीकार्बोनेट बन सकता है। एल्गी कल्टीवेशन, कार्बन डाइऑक्साइड आप एल्गी को खिलाइए, एल्गी कल्टीवेशन आपका हो रहा है। ग्रीन हाउस एग्रीकल्चर, कार्बन डाइऑक्साइड यूज टू बूस्ट क्रॉप ग्रोथ इन ग्रीन हाउस। बेवरेज कार्बोनेशन कर लीजिए, प्लास्टिक पॉलीमर प्रोडक्शन कर लीजिए। सवाल बनेगा, वेयर ऑल यू कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर कैप्चरिंग। एल्गी के यूज के लिए, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए, बेवरेज को कार्बोनेशन करने के लिए, केमिकल के लिए, कॉन्क्रीट कंस्ट्रक्शन मटेरियल। पूछेगा आपसे क्या कार्बन डाइऑक्साइड जो कैप्चर किए उससे सड़क निर्माण में यूज हो सकता है? हो सकता है। बिल्डिंग निर्माण में हो सकता है। यही सवाल बनता है यूपीएससी में। स्टोरेज, कहां स्टोरेज किया जाए भाई? जियोलॉजिकल स्टोरेज है, कहीं गुफा दिख रही है डाल दो अंदर, कहीं गड्ढा दिख रहा है डाल दो अंदर। ओशन स्टोरेज, कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व्ड डिपॉजिटेड इन डीप ओशंस। मिनरल को कार्बोनेट कर दीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है मिनरल टू फॉर्म स्टेबल सॉलिड कार्बोनेट्स, परमानेंट रहेगा कार्बोनेट बन के, बाइकार्बोनेट बन के। बसाल्ट स्टोरेज, कार्बन को बसाल्ट रॉक में डाल दीजिए, वहीं बैठा रहेगा, लंबे समय के लिए बैठा रहेगा। आइसलैंड अपना कार्बोफिस्क प्रोजेक्ट भी कर रहा है। हमारे पास और भी तरीके हैं। जो कार्बन आप पकड़ रहे हैं, इसमें एक टर्म होता है बायो एनर्जी विद कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज।
मतलब बायोमास एब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड को वाया फोटोसिंथेसिस। अब इस बायोमास को आप जलाते हैं एनर्जी के लिए, इसको हम बोलते हैं बायो एनर्जी। और जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है उसको कैप्चर करके स्टोर कर दीजिए। तो मतलब जो बायोमास आप जलाते हैं उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर किया रहता है, उसको आप पकड़ लीजिए। रिन्यूएबल एनर्जी और कार्बन कैप्चर स्टोरेज आपका यूज हो रहा है एक साथ में। और क्या होता है, मेरे पास एक और तरीका है, याद रखिएगा। क्या बीईसीसीएस निगेटिव एमिशन पैदा करता है? हम आपको क्यों ऐसा बता रहे हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो आप हटा रहे हैं भाई। कार्बन डाइऑक्साइड बायोमास से पकड़ा था, उसको आप हटा रहे हैं, तो इसका मतलब है आप एक निगेटिव एमिशन पैदा कर रहे हैं। निगेटिव का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को रिड्यूस करना। अच्छा, और देखते हैं। डायरेक्ट एयर कैप्चर हमने आपको ऑलरेडी बताया कि एयर को कैप्चर करिए, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालिए और उसको जाके स्टोर कर लीजिए। यहाँ पर हाई कॉस्ट तो लगता है, पर ये कहीं भी यूज हो सकता है, कहीं भी यूज हो सकता है। इनहैंस्ड रॉक वेदरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक पूछा नहीं गया, आ सकता है। मतलब एक्सेलरेट करिए नेचुरल केमिकल वेदरिंग को। क्रस्ड सिलिकेट और बसाल्ट रॉक को स्प्रेड करिए एग्रीकल्चरल लैंड कोस्टल एरिया में। कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा इस सिलिकेट के साथ, बसाल्ट के साथ, और अपने आप ही आपको बाइकार्बोनेट कार्बोनेट बना देगा, जो अभी हम बात कर रहे थे। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन कराना है सिलिकेट के साथ, बसाल्ट रॉक के साथ, अपने आप परमानेंट तरीके का बाइकार्बोनेट कार्बोनेट बन के पड़ा रहेगा, आपको अपने आप ही हटा देगा। ये वेदरिंग से अपने आप ही आपका कार्बन डाइऑक्साइड हट जाएगा। बायोचार प्रोडक्शन, किसी चीज को बायोमास को हीट करिए लो ऑक्सीजन कंडीशन में, और एक काम करिए, छोटा सा चूरा बना लीजिए, पूरा जलाइए मत, चूरा बना लीजिए, इसको सॉइल के साथ ऐड कर दीजिए, सॉइल में हमेशा बनकर पड़ा रहेगा, फर्टिलिटी भी इंप्रूव करेगा, वाटर रिटेंशन भी इंप्रूव करेगा, अच्छा काम करेगा। तो बायोचार मेरा फर्टिलिटी के लिए भी है, वाटर रिटेंशन के लिए भी, एग्रीकल्चर वेस्ट के लिए भी, यहाँ तक कि कॉन्क्रीट में भी यूज कर सकते हैं बायोचार को आप। ठीक। ओशन बेस्ड कार्बन रिमूवल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, मुझे एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी है। क्या करिए, पानी में अल्कलिनिटी बढ़ा दीजिए। जैसे ही पानी में अल्कलीन सब्सटेंस आप मिलाएंगे, लाइम बढ़ाएंगे, ये ओशन का एबिलिटी टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा देगा। तो मोर अल्कलाइन वाटर इज मोर एबिलिटी टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखिएगा। अगर पानी एसिडिक है तो नहीं लेगा कार्बन डाइऑक्साइड। ब्लू कार्बन इकोसिस्टम, मैंग्रोव, सीग्रास लगाइए सब, ठीक है। और दिखाते हैं हम आपको नेचर बेस्ड सोल्यूशन। नेचुरल कार्बन सिंक आप बना सकते हैं, रिफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन, कार्बन फार्मिंग, जीरो टिलेज, ये सब आप कर सकते हैं। हाँ, अब क्या है कि भाई कई बार हम लोग देखते हैं कि जीरो टिलेज कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं जा रहा, मिट्टी के अंदर ही रह जा रहा है। ये बहुत ज्यादा लो कॉस्ट होता है, पर क्या है कि उससे परमानेंट रिमूवल नहीं है, वो कहीं ना कहीं रहेगा ही आपका। तो एक टेबल है, इसको आप आराम से देख लीजिएगा। आई एम मूविंग टुवर्ड्स अनदर टॉपिक जो कि एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। आप बायो रिएक्टर्स के बारे में सुनते हैं। मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर कंबाइन करता है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्लस मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन फॉर वेस्ट वाटर, ऑलरेडी पूछा हुआ यूपीएससी में। तो बायोरिएक्टर से बड़ा तो समझिएगा कि मैं अपने गंदगी को कहीं ना कहीं रिएक्ट करवा रहा हूं, जिससे कि मैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करूंगा। क्या फोटो बायोरिएक्टर भी होता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है। कैसे? ग्रो करिए एल्गी को, माइक्रोब्स को, यूजिंग लाइट फॉर बायोफ्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर। फाइटो बायोरिएक्टर मतलब फोटो बायोरिएक्टर, मतलब मैं एनर्जी को यूज कर रहा हूं, लाइट को यूज कर रहा हूं एल्गी माइक्रोब्स को बनाने के लिए। एनारोबिक बैफल्ड रिएक्टर, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इन कंपार्टमेंट्स, दैट इज एनारोबिक, ऑक्सीजन नहीं है, बैफल्ड वाटर रिएक्टर। ये क्या करता है? कंपार्टमेंट वाइज करता है ट्रीटमेंट ऑफ स्लज या वाटर। ऐसा ही एक टर्म है इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजी के लिए, भविष्य में हम जो इसको यूज करेंगे वो है थोरियम मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर। आपको पता है कि भारत का जो रिएक्टर बन रहा है वो थोरियम यूज करने के लिए लास्ट स्टेज हम रखे हैं। तो ये वही थोरियम मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर, ये एडवांस जनरेशन 4 रिएक्टर्स होंगे जो थोरियम 232 यूज करेंगे, जो भारत के पास सबसे बड़ा उसका भंडार है। डिसॉल्व इसको हम करेंगे मोल्टन फ्लोराइड में या क्लोराइड सॉल्ट में। थोरियम को हम मोल्टन क्लोराइड या फ्लोराइड सॉल्ट में मिलाएंगे, सॉलिड यूरेनियम हम यूज नहीं करेंगे। ये लो प्रेशर पे वर्क करते हैं, हाई टेम्परेचर्स दे देते हैं, सेफ्टी इनकी अच्छी होती है। विद पैसिव फ्रीज प्लग शटडाउन मैकेनिज्म्स, अगर काम नहीं हुआ तो शटडाउन हो जाएगा। हाई एफिशिएंसी इनका देखने को मिलता है और रिड्यूस्ड लॉन्ग लिव्ड रेडियो एक्टिव वेस्ट कम हो जाता है। चाइना जिस पे वर्क कर रहा है, भारत भविष्य के लिए इस पे वर्क करेगा। इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजी के लिए आपको एक और टर्म पता होना चाहिए, वो है ITER, दैट इज इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। जो हम टोकामैक बना रहे हैं, ये हम लोग मैग्नेटिक फील्ड चैम्बर को यूज करके अंदर एनर्जी इतनी प्रोड्यूस कर देंगे जिससे हम फ्यूजन चाहते हैं करना, न्यूक्लियर फ्यूजन को हम अचीव करना चाहते हैं। भारत भी इस ITR में शामिल है। फ्रांस के कैडरेश में ये लोकेटेड है और वहां पे भारत भी शामिल है।
मैग्नेटिक फील्ड को यूज करेंगे, कन्फाइन करेंगे प्लाज्मा जो मिलियंस ऑफ डिग्री सेल्सियस तक हीटेड होगा। चाइना, इंडिया, जापान, कोरिया, रशिया सब इसमें शामिल है। सिग्निफिकेंस, ITR aims to be the first fusion device to produce net energy. एडवांटेजेस की बात कर रहे हैं, नो ग्रीन हाउस गैसेस, मिनिमल रेडियो एक्टिव वेस्ट एंड हाई फ्यूल अवेलेबिलिटी। भाई कोई शटडाउन का दिक्कत नहीं, अपने आप वो बंद हो जाएगा, एनर्जी खत्म हुई तो ग्रीन हाउस गैस निकलता नहीं, रेडियो एक्टिव वेस्ट बहुत मिनिमल होगा, ना के बराबर। इंडिया ऑलरेडी इसमें काम कर रहा है। भारत का टोकामैक देखें, आदित्य, फर्स्ट इंडिजिनस एंड SST-1 आर ऑपरेशनल एट IPR। हम लोग ऑलरेडी अपना एक आदित्य करके टोकामैक बना चुके हैं, उस पर वर्क कर रहे हैं। टर्म बेस्ड क्वेश्चन है, क्लाइमेट टेक्नोलॉजी। एग्री वोल्टेक्स क्या होता है? एग्री वोल्टेक्स, डुअल यूज ऑफ लैंड फॉर सोलर फोटोवोल्टेइक पावर जनरेशन एंड एग्रीकल्चर। एग्री वोल्टेक्स दोनों, मतलब एक तरह से आप पीवी भी यूज कर रहे हैं और एग्रीकल्चर भी यूज कर रहे हैं। वेयर एलिवेटेड सोलर पैनल आप लगाते हैं अबव द क्रॉप्स और लाइव स्टॉक। ये सिम्बायोटिक अप्रोच है, ऑप्टिमाइज करता है लैंड यूज को, वाटर एफिशिएंसी को बढ़ाता है, इवेपोरेशन को कम करता है और आपका शेड लविंग क्रॉप्स को मदद करेगा। तो आप जमीन पे क्रॉप भी लगाए हैं और आपके पैनल्स भी लगे हुए हैं, जमीन पे आपके पैनल्स भी ऊपर लगे हुए हैं पिलर पे। एग्री वोल्टेक्स, वाटर कंजर्वेशन भी होता है क्योंकि शेड जो होगा उससे आपका पानी बहुत भाप नहीं बनेगा। लैंड एफिशिएंसी बढ़ गई, सोलर परफॉर्मेंस आपका बढ़ता हुआ दिखता है। माइक्रो क्लाइमेट क्रिएटेड बाय ग्रोइंग क्रॉप्स अंडरनीथ हेल्प्स कीप सोलर पैनल्स कूलर। भाई नीचे का माहौल थोड़ा ठंडा रहेगा, उससे सोलर पैनल आपका लॉन्गेविटी तक चलता है। अच्छा, फॉरवर्ड ऑस्मोसिस भी अभी तक पूछा नहीं गया है। फॉरवर्ड ऑस्मोसिस यूटिलाइजेस अ नेचुरली अकरिंग ऑस्मोटिक प्रेशर gradient to draw water across a semi-permeable membrane, moving it from a region of low solute concentration to a specialized draw solution with high solute concentration. ये नेचुरल ऑस्मोटिक प्रेशर पे बिलीव करता है rather than high pressure pumps and it consumes significantly less energy than traditional. ये क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है। फॉरवर्ड ऑस्मोसिस का याद रखिएगा, इट यूजेस नेचुरल ऑस्मोटिक प्रेशर, जहां पर it moves whatever is your water, it moves from a region of low solute concentration to high solute concentration. कैपेसिटिव डीआयोनाइजेशन अभी तक पूछा नहीं गया है। ये टेक्नोलॉजी प्यूरिफाई करती है वाटर को बाय पासिंग इट बिटवीन टू पोरस इलेक्ट्रोड्स सब्जेक्टेड टू अ लो इलेक्ट्रिकल वोल्टेज। तो दो इलेक्ट्रोड आपके लगे हुए हैं, आपके दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं और इसी में से आप कोशिश करते हैं, पानी आपका बीच में रखा हुआ होता है, इसमें आप करंट दौड़ाते हैं और पानी इसमें एक तरफ अट्रैक्ट होता है कोई आयन, एक तरफ अट्रैक्ट होता है कोई आयन और आप इसमें से शुद्ध पानी निकाल लेते हैं। एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेशन। एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेशन मतलब क्या है? ये एक्सट्रैक्ट करते हैं पोर्टेबल वाटर डायरेक्टली फ्रॉम द सराउंडिंग एयर बाय कूलिंग द एयर बिलो इट्स ड्यू पॉइंट कॉजिंग एम्बिएंट वाटर वेपर टू कंडेंस। भाई अगर मैं यहाँ पे अब ठंडक पैदा कर दूं तो पानी मेरा ड्यू पॉइंट के नीचे जाएगा, कंडेंस हो जाएगा, लिक्विड बना लेगा। कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड्स इंजीनियर्ड आर्टिफिशियल वेटलैंड होते हैं जो कि डिजाइंड होते हैं म्युनिसिपल या फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए। हमारे पास में इलेक्ट्रो कोएगुलेशन भी है, पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर यूजिंग सैक्रिफिशियल मेटल एनोड्स। हम लोग कोशिश करते हैं, करंट पास करते हैं which release ions that neutralize the electrical charges of suspended particles and heavy metals. heavy metals को हम न्यूट्रलाइज करने के लिए इलेक्ट्रोकोएगुलेशन में एनोड से करंट पास करते हैं। तो सब एक तरफ गुच्छा बनकर इकट्ठा हो जाएगा, फ्रेश वाटर को आप निकाल लीजिए। नैनो फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन साफ दिखाता है कि आपके पास एक मेम्ब्रेन होगा जो कि नैनो लेवल पे वर्क कर रहा है और आप इसको फिल्टर कर सकते हैं प्रेशर लगा के। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज पूछा नहीं गया है। इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी जो इंप्लॉय करता है एडवांस ट्रीटमेंट प्रोसेसेस लाइक इवेपोरेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन to recover and reuse all water from a facility ensuring absolute no liquid effluent is discharged into the environment. तो zero liquid discharge हो रहा है environment में। Final byproduct of this closed loop system is typically solid waste or crystallized salt. जो भी फाइनल वेस्ट प्रोडक्ट होता है क्रिस्टलाइज सॉल्ट होता है जिसको हम कहीं पे भी छिड़क सकते हैं। एडवांस्ड ऑक्सीडेशन प्रोसेस, हाईली रिएक्टिव हाइड्रोक्सिल रेडिकल को आप यूज करते हैं टू ब्रेक डाउन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। मेथड्स ओजोन, अल्ट्रावायलेट ओजोन, H2O2 को आप यूज करते हैं, फेंटन प्रोसेस बोलते हैं। डिस्ट्रॉयज फार्मास्यूटिकल पेस्टिसाइड्स डाइज। तो टर्म याद रखिएगा, एडवांस ऑक्सीडेशन प्रोसेस पानी को साफ करने के लिए होता है। इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी एक टर्म है जो हम आपको देना चाहते थे। बायोलॉजिकल प्रोसेस को यूज करके एंड ऑर्गेनिजम्स इन फेसिंग इन्वायरमेंटल चैलेंजेस एंड फॉर सस्टेनेबिलिटी। मतलब इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी मतलब यू यूज बायोलॉजिकल प्रोसेस एंड ऑर्गेनिजम्स इन फेसिंग द इन्वायरमेंटल चैलेंजेस।
वेस्ट को ट्रीट करना है, माइक्रोबियल ट्रीटमेंट कर दीजिए। मतलब जो भी चीज आप पढ़ते हैं, बायो रेमिडिएशन हो या जो भी हो, एवरीथिंग कम्स अंडर इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी। तो हम इन सबसे आपको एक चीज दिखाना चाहते थे, देर आर क्वेश्चंस दैट आर गोइंग टू कम। जैसे अभी ग्रीन अमोनिया पे आज तक नहीं पूछा, अब पूछेगा ग्रीन अमोनिया है क्या? ग्रीन हाइड्रोजन, और आप यूज कर रहे हैं नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर। ग्रीन हाइड्रोजन में नाइट्रोजन फ्रॉम एयर लगा दीजिए, बन गया आपका ग्रीन अमोनिया। तो ग्रीन जो वर्ड है वो ग्रीन हाइड्रोजन का ग्रीन ले रहा है। शिपिंग में हम यूज करना चाहते हैं, भारत का ग्रीन हाइड्रोजन मिशन ऑलरेडी चल रहा है जो ग्रीन हाइड्रोजन बना के हमें देगा। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल भी न्यूज में रहता है। इसका क्या मतलब है? ये एक बायोफ्यूल है प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सस्टेनेबल फीडस्टॉक्स, केमिकली सिमिलर टू कन्वेंशनल एविएशन टरबाइन फ्यूल। तो जो हम एविएशन फ्यूल यूज करते हैं उसको हम बायोफ्यूल में सस्टेनेबल फीडस्टॉक से बना रहे हैं, यूज इन एग्जिस्टिंग एयरक्राफ्ट इंजन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विदाउट मॉडिफिकेशन। हम बिना मॉडिफिकेशन करके बनाते हैं। ऐसे फ्यूल को हम बोलते हैं ड्रॉप इन फ्यूल, जो कोई आपसे इंजन में बदलाव नहीं चाहते। पॉसिबल फीडस्टॉक्स क्या हो सकते हैं? ऑयल, फैट, म्यूनिसिपल सॉलिड यूज, कुकिंग ऑयल, कुछ भी हो सकता है। शुगर, स्टार्चेस भी हो सकते हैं। तो अल्कोहल टू जेट पाथवे भी यूज कर सकते हैं। अल्कोहल टू जेट पाथवे मतलब होता है रिन्यूएबल अल्कोहल को, आप इथेनॉल को जो शुगर स्टार्च से हम निकालते हैं डायरेक्टली हाइड्रोकार्बन बेस्ड सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल में आप निकाल सकते हैं। ये ग्रीन हाउस गैस एमिशन को 80% तक कम कर सकता है और एविएशन फ्यूल को बहुत डीकार्बनाइज कर सकता है। तो हम आपको आज फिर से आपको बता रहे हैं कि कुछ टर्म बेस्ड चीजें बता रहे थे, जैसे स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन। स्ट्रेटोस्फेयर में हम एरोसोल डाल देंगे, सनलाइट ऊपर से आके वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो नीचे का धरती कूलिंग हो जाएगा। मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग, सॉल्ट पार्टिकल्स को हम छिड़क देंगे टू मेक क्लाउड्स मोर रिफ्लेक्टिव। तो मरीन क्लाउड्स को रिफ्लेक्टिव बना देंगे, सन की जो लाइट आएगी वापस रिफ्लेक्ट करा देंगे। स्पेस मिरर्स हम यूज कर रहे हैं, लार्ज रिफ्लेक्टर्स इन स्पेस लगा देंगे ताकि वापस से आपका पूरा चला जाए ऊपर ही। ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल तरीका तो नहीं है, पर ये जियो इंजीनियरिंग के कुछ तरीके हैं जिससे हम अपने इन्वायरमेंट को, क्लाइमेट को रोकना चाहते हैं, बदलना नहीं चाहते। खैर, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। फर्स्ट रैंक हमारे से ही है, तो आप अब इस बात को मान लीजिए कि भाई क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे यहाँ से। 17,999 में आपको पूरा हमारा कोर्स अभी मिल रहा है। फ्लैट 55% ऑफ है, अप टू 6 मंथ्स फ्री भी आपको मिल रहा है। मतलब 17,999 में आप अपना तैयारी चालू करिए सर। कैसे चालू करना है? ऐप डाउनलोड कर लीजिए, सीएमसी कोड याद रखिएगा। जैसे आप सीएमसी कोड लगाएंगे ना, आपको फायदा होगा। आप हमारा कोई भी कोर्स ले सकते हैं, सीएमसी कोड यूज कर सकते हैं। पीटी 730 हमारा 2 साल का कंपाइलेशन है जो कि अवेलेबल है, और हम एक रिवीजन टेस्ट सीरीज भी कर रहे हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते रहेंगे आपसे। बाय, टेक केयर, जय हिंद एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।